तो कैसा रहा आपका नए साल में नया रिजोल्यूशन? नहीं, हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि हम आपके पर्सनल रिजोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। हम आपके रियल एस्टेट रिजोल्यूशन की बात करेंगे कि रियल एस्टेट में आपका क्या रिजोल्यूशन रहा 2026 के लिए। प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या रहेगा? और यह सवाल इस साल कुछ ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2026 फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का साल है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक इन्वेस्टर फिक्स्ड असेट की तरफ मूव करना चाहेगा। और हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट उन्हें ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है इस साल के लिए, चूंकि फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और तभी हम लोगों ने यह तय किया था कि एक 2026 के लिए रियल एस्टेट रिजोल्यूशन पे बात करेंगे। ज्यादातर ऑडियंस ने उल्टा हमसे सवाल पूछा है कि 2026 के लिए क्या होना चाहिए उनका आउटलुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। 2026 के लिए रियल एस्टेट आउटलुक कुछ ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि इस साल के फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी में ऐसा माना जा रहा है कि लोग फिक्स्ड असेट में ज्यादा मूव करेंगे। अब चूंकि इंडियंस की एक एफिनिटी है कि वो जब फिक्स्ड असेट की बात करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में गोल्ड सिल्वर को भी एक फाइनेंशियल असेट ही मान लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर भी आम इंडियंस फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हैं और उसको रखने की एक लिमिट है। और शायद इसीलिए 2026 में रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ रिजोल्यूशंस 2026 में आपको रियल एस्टेट में लेने चाहिए हमारे लिहाज से, जो आपको इस साल ही नहीं आगे कई सालों तक हेल्प करेगा। पहला रिजोल्यूशन, चूंकि ज्यादातर लोग इस समय इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि हम अपना पैसा कहां रखें। पहला रिजोल्यूशन तो यह होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट में बिना अपना नेटवर्थ बनाए एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट एक हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता है और आप स्टॉकअप भी हो सकते हैं। रियल एस्टेट उतना लिक्विड असेट नहीं है जितना स्टॉक मार्केट है या गोल्ड सिल्वर है। तो यहां पे आपको नेटवर्थ बनाने के पहले एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आपका एक नेटवर्थ बन गया है तभी आप अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा प्रॉपर्टी मार्केट में रख सकते हैं, चाहे आप अपना प्राइमरी रेसिडेंस खरीदने का सोच रहे हो या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो। लेकिन किसी भी लिहाज से एक बात तो तय है कि बिना कोई असेट बनाए, नेटवर्थ बनाए, आपको प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। यह है आपका पहला रिजोल्यूशन। दूसरा, आपका जो प्राइमरी घर है, जो आप एक प्राइमरी घर खरीदते हैं रहने के लिए, वो एज पर योर नीड होना चाहिए, ना कि एज पर योर ग्रीड। आमतौर पर घर खरीदते समय लोग एक गलती ये करते हैं कि वो अपना बहुत सारा पैसा फंसा देते हैं अपने प्राइमरी घर में। इतना बड़ा घर ले लेते हैं, इतना बड़ा अपार्टमेंट ले लेते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत होती नहीं है और उसके कई नुकसान हैं। एक तो वो पैसा आपका स्टकअप हो जाता है, उस पैसे से आप मार्केट में जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आप उस पैसे को कहीं और लगाकर जो पैसा कमा सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप जितना बड़ा घर लेते हैं उसका मेंटेनेंस भी हर महीने उतना ज्यादा होता है और ऐसे घर का मेंटेनेंस आप हर मंथ पे करते हैं जिस घर की आपको शायद जरूरत ही नहीं थी। तीसरा रिजोल्यूशन, और ये पहले रिजोल्यूशन से ही मिला जुला है, आपको नेटवर्थ बनाने के बाद घर खरीदना चाहिए। लेकिन ये तीसरा रिजोल्यूशन ये है कि आप नेटवर्थ में अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को नहीं जोड़ेंगे। आमतौर पे इंडिया के टॉप टियर शहरों में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। उनका करियर शुरू होता है, उनका कोई बहुत कॉर्पस उनके पास नहीं होता, उनका कोई नेटवर्थ नहीं होता, तो वो पेरेंटल प्रॉपर्टी को या इनहेरिटेंस में मिली प्रॉपर्टी को जो उनके गांव में या होम टाउन में होता है उसको अपना नेटवर्थ में कैलकुलेट करते हैं और वो बेचकर
वो एंटर कर जाते हैं बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये आपका तीसरा रिज़ॉल्यूशन है जो आपको नहीं करना है, क्योंकि इंडिया के टॉप टियर शहर जो हैं, बहुत ही आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी प्राइस पे हैं। और अगर करेक्शन आता है, मार्क माय वर्ड्स, करेक्शन टियर 2 शहरों में कम होगा, आपके होम टाउन में कम होगा, गाँव में कम होगा, इंडिया के टॉप टियर शहरों में बहुत ज़्यादा होगा। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर 2026 में एक फाइनेंशियल रीसेट होता है जिसकी बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही करेक्शन आएगा, क्रैश आएगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स, बहुत सारे वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इसलिए यहां एक करेक्शन के चांसेज हैं, और इसलिए आपको कभी भी अपनी पुरानी पेरेंटल प्रॉपर्टी शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में बेचकर मेट्रो शहर में घर नहीं खरीदना चाहिए। अब अगर आपने ये 3 रिजोल्यूशन क्रॉस करने के बाद भी घर खरीदना है, आपके पास एक नेटवर्थ भी है, तब आता है चौथा रिजोल्यूशन। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से आपको दूर रहना चाहिए। आमतौर पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने का एडवांटेज उस दौर में था जब ईयर ऑन ईयर 12-15% का एप्रिसिएशन हो रहा था। आज की तारीख में आप अपना कॉर्पस अगर इन्वेस्ट कर देते हैं और उस कॉर्पस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदना बहुत ही घाटे का सौदा है। अगर आप होम लोन भी लेते हैं तो आप ईएमआई और रेंट को दोनों को जोड़कर कैलकुलेट करके निकाल लें, अगेन आपके पास घाटे का सौदा है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन घर उतना एप्रिसिएट नहीं करेगा जितना पैसा आप बैंक को देते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट इतना डाइसी है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपका पैसा स्टकअप भी हो सकता है। अगर आपने से फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ का घर लिया है जिसमें आपने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, अब उस 20 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप देखें, साथ में जो रेंट और ईएमआई, बेयर मिनिमम 25,000 पर मंथ आप रेंट दे रहे हैं, और ये सारे कैलकुलेशन आप एक एक्सेल सीट पर निकाल कर देख लें, ये बहुत घाटे का सौदा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक चौथा रिजोल्यूशन है कि आपको कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर से दूर रहना चाहिए। पांचवा, बिल्डर्स का पूरा जो इकोसिस्टम है, आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो शहर में गाड़ी रोक रोक कर आपको घर दिखाने की और बेचने की बात करते हैं। कहीं भी अगर आप एंड यूजर हैं या अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, आपको बिल्डर के पास जाकर एक प्राइस पॉइंट चेक करने के बाद उस मार्केट में रीसेल प्रॉपर्टी जरूर देखनी चाहिए। ये जो इंडियंस का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि हम पुराना घर नहीं लेंगे, हम ब्रांड न्यू अपार्टमेंट लेंगे, अक्सर वो उसकी बहुत भारी कीमत चुका देते हैं। रीसेल मार्केट में आपको फ्रेश अपार्टमेंट के मुकाबले हो सकता है 10-15% रिवेट में घर मिल जाए, कहीं ज्यादा अच्छे डील भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन पे घर लेकर बैठे हैं। आज की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में उनकी जॉब चली गई है, वो ईएमआई सर्व नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में डिस्ट्रेस डील्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। तो आपको यह है पांचवा रिजोल्यूशन कि आपको मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में और डिस्ट्रेस सेल में जरूर देखना चाहिए। छठा रिजोल्यूशन, कोई भी प्रॉपर्टी जब आप एक बार जीरो इन कर लेते हैं कि मुझे यही प्रॉपर्टी लेनी है, उसके बाद उसका थॉरो ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। आपको इंपल्स बाइंग से बचना है। आमतौर पे मैं देखता हूं कि इंडियंस का एक माइंडसेट है कि अगर कोई चीज पसंद आ गया तो उन्हें ऐसा लगता है कि इससे बेहतर मिलेगा क्या, और वो इमीडिएटली बुकिंग अमाउंट पकड़ा देना चाहते हैं। ये इंपल्स बाइंग रियल एस्टेट में, जिसके लिए बिल्डर्स एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इससे आपको बचने की जरूरत है। सातवां फैक्टर, सातवां रिजोल्यूशन, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी को तय कैसे कर रहे हैं। क्या आप अपने जॉब के बेसिस पे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है? एक बात हमेशा याद रखें, आपकी लोन एलिजिबिलिटी जो है वो आपका नेटवर्थ नहीं है।
और आज की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में जॉब्स इतने सिक्योर भी नहीं है। 2026 में जिस तरह का फाइनेंशियल इकोसिस्टम में हम हैं, बहुतों की जॉब्स जा सकती है। एआई की वजह से भी लोगों की जॉब्स छूट रही है। आईटी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है। तो ये सब देखते हुए आप अपने जॉब के बेसिस पे 15 साल 20 साल के ईएमआई का कमिटमेंट ना लें। ये एक रिजोल्यूशन आपको रखना पड़ेगा। किसी भी हालत में अगर आपके पास आपका कुछ नेटवर्थ है भी और आप लोन लेने जा रहे हैं, ये सोचकर लेने जा रहे हैं कि होम लोन सबसे सस्ता लोन है, तो लीवरेज किया जाए। देखिए, लीवरेज और लायबिलिटी के बीच में एक बहुत फाइन लाइन होती है और लीवरेज कब लायबिलिटी में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने एक बार कहा था, स्मार्ट मेन गो ब्रोक थ्री वेज, लीकर, लेडीज एंड लीवरेज। लीवरेज से आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आप होम लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी की कीमत के 50% से ज्यादा आपको लोन नहीं लेना चाहिए। आप लीवरेज कर रहे हैं तब भी, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपफ्रंट पेमेंट करके खरीदना तब भी। किसी भी हालत में अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख से ज्यादा आपको लोन नहीं लेनी चाहिए। यहां मैं आमतौर पर देखता हूं लोग 80-85% लोन लेकर घर खरीद लेते हैं और वो एक डेट ट्रैप क्रिएट कर देता है। फाइनली, नाइन्थ रिजोल्यूशन, आपका घर आपकी जरूरत है, ना कि स्टेटस सिंबल है। आमतौर पे लोग न सिर्फ प्रॉपर्टी अपनी हैसियत से बढ़कर खरीद लेते हैं, बल्कि आस पड़ोस को दिखाने के लिए उसमें एडिशनल बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं। इंटीरियर्स को लेकर, नए फर्नीचर्स को लेकर। आपका घर, आपको हमेशा एक बात याद रखना है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात यह है कि घर शो ऑफ करने की जगह नहीं है, वो एक बेसिक नीड है। और आप जिन लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं, वो एक कहते हैं ना, पीपल बाई थिंग्स दैट दे डोंट नीड विद द मनी दैट दे डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल हु डोंट केयर। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर के इंटीरियर्स कैसा है और फर्नीचर क्या है, और उसका एक शेल्फ लाइफ होता है। 3 साल बाद आपको वही चीजें खुद पुरानी लगने लगती हैं। घर एक बेसिक नीड है, शो ऑफ की चीज नहीं है। तो 2026 के लिए मेरे एंड से ये 9 रिजोल्यूशन है, और मुझे ऐसा लगता है अगर ये 9 रिजोल्यूशन आप प्रॉपर्टी मार्केट में फॉलो करें तो 2026 क्या, आप रियल एस्टेट में कभी भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपका क्या मानना है इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।